गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में द हिंदू पीआईबी के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे 10th ऑफ जनवरी के। विल स्टार्ट विद द स्टोरी। और जो स्टोरी है कुछ इस तरीके से। एक बार यूनिवर्सिटी खत्म होने के बाद काफी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वापस अपने प्रोफेसर से मिलने के लिए जाते हैं उसके 4-5 साल के बाद बेसिकली। तो अपनी अपनी लाइफ में दे आर वेल सेटल्ड। कोई सिविल सर्वेंट होता है, कोई फेमस बिजनेसमैन होता है, कोई पॉलिटिक्स में होता है, कोई काफी एक फेमस रिनाउंड आर्किटेक्ट होता है, कोई इंजीनियर होता है। तो अपनी अपनी लाइफ में सारे सक्सेसफुल होते हैं। बट जब वो अपने प्रोफेसर से यूनिवर्सिटी में वापस मिलने जाते हैं तो वो एक ही चीज की कंप्लेन करते हैं कि लाइफ में आज के टाइम में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। जब हम यूनिवर्सिटी में हुआ करते थे वी वर केयर फ्री, हमें किसी भी चीज का ज्यादा स्ट्रेस नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में ये चीज बहुत ज्यादा है। तो प्रोफेसर उनकी ये बात सुनते हैं और उनको कहते हैं कि चलो ठीक है, ये पूरी चर्चा जो है हम कॉफी के ऊपर करते हैं, मैं आपके लिए कॉफी जो है वो बनाता हूँ और उसके बाद फिर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। सो व्हाट डज ही डू, जो प्रोफेसर है वो उनके लिए कॉफी बनाते हैं और उनको अलग अलग कप्स के अंदर, अलग अलग टाइप के कप्स होते हैं, उनके अंदर उनको कॉफी डालकर दे देते हैं। सो दे आर लाइक वेरियस कप, जैसे आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो कोई प्लास्टिक का कप होता है, कोई पोर्सलिन का होता है, कोई क्रिस्टल का होता है, कोई स्टील का होता है। अलग अलग टाइप के कप्स के अंदर कॉफी बनाकर वो उनको डाल के परोसते हैं और फिर उनको कहते हैं कि ठीक है, आप इसमें से जो भी आपको पिक करना है कर लीजिए। तो यहाँ पे जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आज काफी वेल सेटल्ड पोजीशन पे है, वो अलग अलग कप्स को, जो बेस्ट लुकिंग कप्स होते हैं उनको उठा लेते हैं और जो थोड़ा ऑर्डिनरी लुकिंग कप होते हैं उसको रख देते हैं। प्रोफेसर उनको एक काफी इंपॉर्टेंट चीज कहते हैं इसके बाद। वो कहते हैं देखिए, दिस इज द वेरी रीजन ऑफ स्ट्रेस। कॉफी मैंने आपको बना के दी, कॉफी तो मैंने ही बनाई, कॉफी तो सेम थी और सभी कप्स के अंदर कॉफी है, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जो बेस्ट लुकिंग कप थे उसको उठाकर कॉफी को पीना पसंद किया। यही सबसे बड़ा रीजन है लाइफ में स्ट्रेस का, क्योंकि जो कॉफी है दैट इज योर लाइफ। कप इज जस्ट अ मीडियम। कप का काम जो है सिर्फ कॉफी को अपने अंदर होल्ड करके आप तक पहुंचाना है, इससे ज्यादा नहीं, राइट। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, हमने बेस्ट लुकिंग कप को चूज किया। लाइफ में भी कुछ इस तरीके से होता है कि जो बेस्ट पेड जॉब्स होती हैं या फिर जहां पे मनी ज्यादा होती है, जहां पे पावर ज्यादा होती है, जहां पे स्टेटस ज्यादा होता है, हम लोग इन्हीं चीजों में पढ़ के जो एक्चुअल चीज होती है दैट इज द वेरी एसेंस जो कि हमारी लाइफ है, इसके अंदर कॉफी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कॉफी रिप्रेजेंट योर लाइफ। और जो कप है, कप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कप रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर स्टेटस किसका कितना है, मनी किसके पास कितनी है, ठीक है, फैसिलिटीज किसके पास कितनी, ये सब चीजें। तो जो वेरी एसेंस होता है कॉफी और लाइफ, उसको हम भूल जाते हैं और किसके ऊपर फोकस हमारा चला जाता है कि किसके पास स्टेटस या किसके पास पैसा ज्यादा है। तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? कॉफी के ऊपर, ना कि कप के ऊपर। सिमिलरली लाइफ को कैसे जीना है इसके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल चीजों के ऊपर। जब आप एक्चुअल में जो वेरी एसेंस ऑफ लाइफ है उसके ऊपर ध्यान देंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी। देयरफॉर स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। मुझे पता है आप लोग 100% अपना दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के अंदर, बट इन दिस प्रोसेस अपने आप को इतना भी लूज मत कर देना कि आप जो वेरी एसेंस है, जो लाइफ है, उसको ही जीना छोड़ दे और पूरा का पूरा ध्यान आपका अपकमिंग जो आपका सोशल स्टेचर होने वाला है उसके अंदर चला जाए। सो वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट विल डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर प्रिपरेशन एज वेल। तो प्रिपरेशन करते रहिए, 100% अपना दीजिए, एट द सेम टाइम कीप एंजॉइंग योर लाइफ, एंजॉय योर कॉफी। चलिए, so this is brief introduction about me. My name is Prince Luthra, all India rank 577 from UPSC CSE 2014 बैच। आज के जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं एक बार ब्रीफ में। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन के बारे में डिस्कशन होगा, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के साथ साथ 5th शेड्यूल के बारे में डिस्कशन करेंगे, मंगोलिया को लेकर एक हमारा ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज में था मंगोलिया। नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके बारे में एक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। स्नो लेपर्ड के बारे में देखेंगे, कल हमने प्रवासी भारतीय दिवस को सेलिब्रेट किया था, इसके बारे में जानेंगे। एनएफएचएस 5 काफी इंपॉर्टेंट है इस बार एग्जाम के लिए, इसको डिस्कस करेंगे। यूनियन टेरिटरीज डेवलपमेंट के बारे में देखेंगे और मेरा गांव मेरा गौरव, ये जो स्कीम है इसके बारे में भी जानेंगे। चलिए, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो वीडियोस हैं आपको दिख रहे होंगे, तो दीज आर द रिवीजन सीरीज जो हमने शुरू करी है, ताकि 2021 एग्जाम के अंदर पिछले एक साल के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको 1 to 2 मिनट के ये जो वीडियोस हैं इसके थ्रू आप रिवाइज कर लें। इवन ईपीएफओ का एग्जाम भी दे रहे हैं तो भी इस तरीके के वीडियोस आपके सामने आते हैं, तो उसे स्टार्ट करिएगा, लेकिन उसका आंसर सोचने की कोशिश करिएगा मुझे आंसर देने से पहले। तो ऑफकोर्स जो आंसर है मैं तो इसमें बता ही दूंगा आपको 2 मिनट के वीडियो के अंदर, लेकिन आप खुद कोशिश करिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है, वो सोचने की कोशिश जरूर करिएगा। 3 बजे हमारा आज लेक्चर है 3 PM पे, तो ध्यान रखिएगा, इसको ज्वाइन जरूर करिएगा। और यहाँ पे लाइव हम 10 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इस बार हमारा लीडर बोर्ड के अंदर टॉप 10 पोजीशन के अंदर किस किस का नाम आता है। रिसेंटली जिन लोगों ने नेटमॉक की वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया, तो रवि, सुधांशु, मालिनी, सुखबीर, कृष्णा एंड संध्या, वेलकम टू द नेटमॉक। आपने जो भी सीरीज ज्वाइन करी है उसे प्लीज अच्छे से रिवाइज करिएगा, उसे अच्छे से अटेम्प्ट भी जरूर करिएगा और एवरीडे बेसिस पे अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करिएगा।
आपको कोशिश करनी है 6 से ज्यादा क्वेश्चन को करेक्ट करने की टू बी इन द सेफ जोन। इफ यू स्कोर लेस देन 6 मार्क्स देन यू हैव टू अटेम्प्ट अगेन, दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। 6 से ज्यादा भी आते हैं तो 24 आवर्स में रिवीजन करनी जरूरी होती है, सो एक बार दोबारा से इसे रिवाइज कर लीजिएगा। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली न्यूज में था ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन को लेकर, ओडीए लोन के बारे में 3 स्टेटमेंट्स हैं, पूछा बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। पहली स्टेटमेंट कहती है दीज आर द गवर्नमेंट एड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा एड दी जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए और वेलफेयर पर्पस के लिए। हो सकता है लोन्स को यूज किया जा सकता है मिलिट्री पर्पस के लिए भी, ये भी हो सकता है। द इंटरेस्ट परसेंटेज इज वेरी लेस ऑन सच टाइप्स ऑफ लोन। तो इस तरीके के जो लोन होते हैं उस पर इंटरेस्ट परसेंटेज काफी कम होता है। सोचिए फिर इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, तो रिसेंटली ओडीए लोन जो है जापान के द्वारा इंडिया को प्रोवाइड किया गया है 15 साल के लिए एट 0.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। तो काफी परसेंटेज कम रहता है और टाइम पीरियड काफी ज्यादा रहता है। तो जापान ने ये इंडिया को दिया है क्योंकि कोविड-19 के टाइम पे काफी ज्यादा यहाँ पे सोसाइटी को नुकसान हुआ है, वल्नरेबल सेक्शन को, पुअर को काफी नुकसान हुआ है। वो चीज में हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए ये लोन जो है जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया गया। तो ध्यान रखिएगा दीज आर द गवर्नमेंट एड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर, बिल्कुल ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें काफी कम रहता है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है, बट मिलिट्री पर्पस के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किया जा सकता है और वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए किया जा सकता है, जैसे कि यहां पर अब इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैप पे एक बार लोकेशन देख लीजिए जापान की। चलिए, सो दिस इज जापान, ये आपका चाइना है, ये रशिया का आपको थोड़ा सा पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पर, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया यहाँ पर है, एंड देन यहाँ पे इस साइड जाकर वेस्टर्न डायरेक्शन में जाके इंडिया आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू के बारे में है, टीपीआर अभी न्यूज में था। देखते हैं टीपीआर को लेकर क्या चीज मेंशन करी गई है। आपको यहाँ पे बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो करेक्ट जो चीज पूछी है उसको आप सर्कल में डालें ताकि एग्जाम में गलती ना हो। इट इज रिसेंटली कंक्लूडेड इन जेनेवा, जेनेवा के अंदर इसे रिसेंटली कंक्लूड किया गया है, हो सकता है। इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का एक मॉनिटरिंग फंक्शन है, ये भी हो सकता है। इंडिया का जो लास्ट ट्रेड पॉलिसी रिव्यू हुआ था वो 2018 में हुआ था, ये भी हो सकता है। सोचे फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, सो यस इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ डब्ल्यूटीओ, ताकि इंश्योर किया जा सके कि डब्ल्यूटीओ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उससे लोग अडेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, सिर्फ रूल्स बनाना काफी नहीं है ना, रूल्स को फॉलो भी किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, इसके लिए कुछ ना कुछ रिव्यू तो करा जाना चाहिए। जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग स्टडी करते हैं अपनी, और फिर जब मॉक टेस्ट होता है वो क्या होता है, मॉक टेस्ट एक तरीके से आपका रिव्यू होता है कि आपकी जो स्टडी है वो सही तरीके से चल भी रही है या नहीं। मैं आपको मेंस का क्वेश्चन जो देता हूँ रोज लिखने के लिए, उससे भी एक तरीके से आपका रिव्यू होता है कि आपकी जो तैयारी चल रही है वो आपकी सही डायरेक्शन में है कि नहीं, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी सही डायरेक्शन में हो रही है या नहीं। सो इसी तरीके का रिव्यू वेरियस कंट्रीज का भी किया जाता है डब्ल्यूटीओ के द्वारा, कि हमारे द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उनको आप मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे। ठीक है, सो इज इट रिसेंटली कंक्लूडेड इन जेनेवा, तो यस जेनेवा के अंदर इसे रिसेंटली कंक्लूड किया गया है। और यहाँ पे डब्ल्यूटीओ का ये मॉनिटरिंग फंक्शन है, ताकि डब्ल्यूटीओ के जो स्ट्रिक्ट रूल्स हैं उनसे लोग अडेयर कर रहे हैं, उनसे कंट्रीज अडेयर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का लास्ट टीपीआर दैट इज ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो था वो 2015 में किया गया था। क्योंकि न्यूज में है, रिसेंटली टीपीआर न्यूज में था, तो इंडिया के बारे में भी पूछा जा सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा सभी कंट्रीज का वेरियस टाइम्स के ऊपर ये जो रिव्यू है किया जाता है, देखने के लिए कि क्या वो कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स गाइडलाइंस है उसको फॉलो कर भी रही है या सिर्फ उनका उल्लंघन कर रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, जो कि 5th शेड्यूल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ रहा है। पूछा गया बताएं 5th शेड्यूल को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। बेसिकली पूछा गया कि बताएं कौन कौन से स्टेट जो है वो 5th शेड्यूल के अंदर आते हैं। क्या आंध्र प्रदेश इसमें आता है, व्हाट अबाउट गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना। जो लोग लाइव देख रहे हैं मुझे जल्दी से 6th शेड्यूल के बारे में भी बताइएगा। 6th शेड्यूल में मैंने आपको एक तरीका बताया है याद रखने का, जल्दी से मुझे बताएं कि कौन कौन से स्टेट्स आते हैं 6th शेड्यूल में। और यहां पे क्वेश्चन जो है वो आपसे 5वें शेड्यूल के बारे में पूछ रहे हैं, सोचे। चलिए, रिसेंटली एक क्वेश्चन था, बेसिकली एक आर्टिकल था न्यूज़पेपर के अंदर जहां पूछा गया था कि आर्टिकल 244 ए है, इसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए ताकि स्टेट ऑफ असम के अंदर ही एक ऑटोनमस स्टेट को बनाया जा सके। ठीक है, ये पूरा जिक्र किया हुआ था आर्टिकल 244 ए का, दैट्स व्हाई 5th शेड्यूल के ऊपर भी बात उठी थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 6th शेड्यूल काफी फेमस है, एएमटी मैंने आपको बता ही रखा है। तो यहां पे अगर देखा जाए 5th शेड्यूल के अंदर आंध्र प्रदेश आता है, तो यस आंध्र प्रदेश आता है, गुजरात, गुजरात भी आता है, राजस्थान, यस, तेलंगाना। तो कुछ कुछ रीजन ऐसे हैं जो कि 5th शेड्यूल के अंदर फॉल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता देता हूं। तो यहाँ पे आर्टिकल 244 जो है डील करता है फॉर्मेशन ऑफ ऑटोनमस स्टेट, दैट्स व्हाई इसका जिक्र किया हुआ था। अगर हम बात करें एएमटीएम की, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, एएमटीएम
ये आपके 6 शेड्यूल में आते हैं, ठीक है। 5th शेड्यूल के अंदर देयर आर 10 स्टेट्स, जिसके नाम मैं आपको बता देता हूँ। सो दीज आर द स्टेट्स: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। तो यहाँ पे या तो आप कोई निमोनिक्स बना सकते हैं याद रखने के लिए, या फिर कुछ इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे सीएम, दैट इज अ चीफ मिनिस्टर, जॉग, चीफ मिनिस्टर जॉगिंग करते हैं अपने हार्ट के लिए, ठीक है, ताकि उनका हार्ट जो है वो सही रहे, विच इज इन द मिडल, जो कि बीच में लोकेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सीएम जॉग फॉर हार्ट विच इज इन द मिडल, कुछ इस तरीके से आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं। ये आपको सारे के सारे जो 10 स्टेट्स है 5th शेड्यूल के, उसको याद करा देगा। सी स्टैंड फॉर छत्तीसगढ़, एम से क्या होगा महाराष्ट्र, जे से क्या है झारखंड, उस ओ से क्या है उड़ीसा, गुजरात, एच से हिमाचल, ए से क्या है आपका आंध्र प्रदेश, आर से राजस्थान, टी से तेलंगाना, मिडल मतलब मध्य, मध्य मतलब मध्य प्रदेश। कुछ इस तरीके से निमोनिक बना के आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां पर एलिमिनेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, बट अगर आप ये याद रखते हैं सीएम जॉब फॉर हार्ट, तो आपको 10 के 10 स्टेट्स याद रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया है मंगोलिया का बॉर्डर किस किस से टच करता है। अभी रिसेंटली मंगोलिया न्यूज में था, क्यों था वो भी बताऊंगा, बट पहले क्या रशिया से करता है? व्हाट अबाउट कजाकिस्तान, चाइना? सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे रशिया से और चाइना से ये जो बॉर्डर है टच करता है मंगोलिया का, तो बी इज द करेक्ट आंसर। दो ही कंट्रीज ऐसी हैं जिससे मंगोलिया का बॉर्डर टच करता है। कजाकिस्तान जो है अराउंड 23 माइल दूर है, लेकिन जो बॉर्डर है वो टच नहीं करता। तो आप देख सकते हैं एक बार यहाँ पे मैप के ऊपर, सो ये आपका कजाकिस्तान है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में, बॉर्डर टच नहीं कर रहा है। 23 माइल्स का डिफरेंस जो है दोनों के बीच में देखा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रशिया और चाइना से बॉर्डर टच किया जाता है। अभी रिसेंटली मंगोलिया और इंडिया ने बायलेटरल कोऑपरेशन, जो कि हाइड्रोकार्बन और स्टील सेक्टर के अंदर इन्होंने साइन किया था, उसको रिव्यू करने की बात करी गई है। दैट्स व्हाई मंगोलिया न्यूज में था। और वैसे भी इंडिया मंगोलिया के लिए जो नोट्स आपने बना रखे होंगे, उसके नीचे इस रिव्यू को लेकर जो हाइड्रोकार्बन और स्टील के ऊपर होने वाला है, एक अपना नोट, एक पॉइंट जो है वो ऐड कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में जब ये रिलेशंस के बारे में क्वेश्चन आता है तो आप इसके ऊपर कुछ लिख पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। पूछा गया नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज इंडिया फोरम 2021 इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम सर्विस फोरम किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बताएं आप। 4 ऑप्शन दिए गए, एनजीटी, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या फिर मॉस्पी। सोचे। चलिए, तो इंडिया 5 कंट्रीज में से एक ऐसी कंट्री है जो कि इस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है। बाकी कंट्रीज जो है मैं बता देता हूं आपको। ब्रिक्स की काफी सारी कंट्रीज हैं। ब्राजील है इसके अंदर, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, और मैक्सिको या महीको है, ठीक है। और 5वीं कंट्री जो है वो इंडिया है। और ये जो है पर्टिकुलर नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ द इकोसिस्टम फोरम जो स्टार्ट किया गया है वो मॉस्पी के द्वारा किया गया है। डी इज द करेक्ट आंसर। इसे शॉर्ट में कहा जाता है NCAVES। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है UNEP के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उसके अंदर जो जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले मैं आपको क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो साक्षी का, सुनील का, मयंक का मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस आए थे, और एक दो लोगों ने और भी मैसेजेस करे थे। तो काफी सारे स्टूडेंट ने कहा था कि जो प्राइस है वो इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते, तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम करना चाहिए। हेंस यहाँ पे 2 दिनों का जो टाइमर है वो लगा दिया गया है। तो 2 दिन तक इसका जो प्राइस है वो आपका अराउंड 33% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। 2 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जब ये टाइमर जो आपका चल रहा है जब ऑफ होता है, जब टाइम पूरा कंप्लीट होता है, तो दोबारा से प्राइस जो है पहले जैसा चला जाएगा। तो आप चाहें तो अभी 2 दिन का टाइम आपके पास है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग अबाउट द सीरीज इज कि आपको इसके अंदर डे वाइज प्रिपरेशन के लिए जो टारगेट्स है वो आपके सेट किए गए हैं, वो आपको मिलते हैं। डे वाइज असाइनमेंट्स जो है वो इसमें आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपकी एक टाइम बाउंड मैनर में रोबस्ट प्रिपरेशन हो सके। सो यू कैन चेक दिस आउट ऑन netmock.com। जो मैंने अभी आपको टाइमर दिखाया था, दैट इज अवेलेबल ऑन netmock.com। तो वहां पर जाके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, जो कि स्नो लेपर्ड को लेकर है। पूछा गया स्नो लेपर्ड को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये हेमिस नेशनल पार्क के अंदर पाए जाते हैं। हो सकता है एज पर IUCN रेड लिस्ट दे आर वनरेबल। तो वनरेबल कैटेगरी के अंदर ये आते हैं IUCN लिस्ट के हिसाब से। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं हम इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए, तो यहां पे अगर बात करें तो स्नो लेपर्ड रिसेंटली न्यूज में थे, और पूछा जा सकता है आपसे कहां पे पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो संख्या है इनकी हेमिस नेशनल पार्क में कहां पे लोकेट करता है, लद्दाख रीजन के अंदर है, ये भी पूछा जा सकता है। और जब आप
हम इसको देख ही रहे हैं तो आसपास गंगोत्री भी देख लीजिएगा, कंचनजंगा भी आपका लोकेट करता है, नामदफा भी है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर, यहाँ पे कंचनजंगा आपका सिक्किम के अंदर है, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, देन आपके बाद डेजर्ट नेशनल पार्क है, कान्हा है, इंद्रावती। चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो पहली जो स्टेटमेंट है यहाँ पे करेक्ट हो जाती है और IUCN के हिसाब से दे आर वल्नरेबल, ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड को वैसे ही अपने आप में जो फूड चेन होती है इसमें सबसे ऊपर पाए जाते हैं, टॉप पोजीशन पे पाए जाते हैं, और माउंटेन रीजन का इकोसिस्टम कैसे चल रहा है उसके बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। अगर स्नो लेपर्ड अवेलेबल है तो कहीं ना कहीं इससे इंडिकेशन मिल जाता है कि जो इकोसिस्टम है वो ठीक तरीके से चल रहा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका गलत है। प्रवासी भारतीय दिवस इज अ फ्लैगशिप इवेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसका नाम है प्रवासी भारतीय दिवस। हो सकता है इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सिंस 2003। 2003 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इट वॉज द डे व्हेन महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम लंदन। जब महात्मा गांधी लंदन से वापिस आए थे, इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। सोचिए, फिर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, सो इट इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर सिंस 2003। 2003 के बाद इसे हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 में एक चेंज किया गया जिसके बाद हर 2 साल में इसे एक बार मनाया जाता है। सो इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड सिंस 2003। तो यस, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। प्रवासी भारतीय दिवस को 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, कल ही इसे सेलिब्रेट किया गया है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ये एक इवेंट है। ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाती है आपकी। तो क्या ये गांधी जी जब वापिस आए थे भारत के अंदर, उनकी याद में, उस दिन की याद में ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो यस, यहां तक तो स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन गांधी जी वापस साउथ अफ्रीका से आए थे, ना कि लंदन से, 1915 के अंदर। ध्यान रखिएगा। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर विल बी बी। चलिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 के बारे में है। पूछा गया कि इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी डिक्लाइन इन मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स। तो एज पर NFHS 5 जो इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसमें कमी देखी गई है, गिरावट देखी गई है। मेघालय एंड मणिपुर रिपोर्टेड इंक्रीजिंग चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो मेघालय और मणिपुर जो है, यहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी जो है उसमें इंक्रीमेंट देखा गया, इंक्रीज हुई है यहां पर। यह भी हो सकता है। देन इसके बाद क्वेश्चन कहता है हाईएस्ट प्रेवलेंस ऑफ इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी इज सीन इन बिहार। तो बिहार के अंदर जो मोर्टेलिटी है उसके अंदर एक हाईएस्ट प्रेवलेंस जो है, सबसे ज्यादा जो है वो यहां पे पाई गई है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा जो है वो निकला हुआ है, और वैसे पूछा जा सकता है इसके डेटा के अनुसार कोई भी क्वेश्चन और कोई भी स्टेटमेंट बन के आ सकती है। अगर हम बात करें इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ज्यादातर स्टेट्स के अंदर इसमें कमी देखी गई है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर हम मेघालय और मणिपुर की बात करते हैं, यहाँ पर मेघालय मणिपुर के साथ साथ इवन अंडमान एंड निकोबार के अंदर भी जो हमारी नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या फिर अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, तीनों कैटेगरीज के अंदर इंक्रीज जो है वो देखा गया है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। अगर हम हाईएस्ट प्रेवलेंस की बात करें इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी की, ये बिहार के अंदर पाई गई है। ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। आंसर हो जाएगा डी। तो एक ही बारी में सारा डेटा हम डिस्कस नहीं कर सकते, बट धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस जो है रोज कोशिश करूंगा 3-4 दिन में एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के बारे में बना दिया जाए, सो दैट जब तक एग्जाम आए इसकी ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जो हो वो आपको पता हो, ताकि आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इस डेटा का इस्तेमाल कर पाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू फॉर्म टू प्रोटेक्ट द लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड ऑफ लद्दाख एंड इंश्योर citizens participation in the union territory develop। तो जस्टिस लोकर कमेटी, MS आनंद कमेटी, जी कृष्णा रेड्डी कमेटी, या फिर राजेश वर्मा कमेटी। सोचें। चलिए, तो यहाँ पे जो कमेटी बनाई जा रही है किस चीज के लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि जो लद्दाख है इनकी लैंग्वेज को, कल्चर को, लैंड को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए जी कृष्णा रेड्डी कमेटी जो है उसको बनाया जा रहा है। कमेटी विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिस्टर जी कृष्ण रेड्डी। चलिए, ध्यान रखिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट मेरा गांव मेरा गौरव ड्राइव। पूछा कि इस ड्राइव को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। सोचिए। चलिए, तो यहाँ पे मेरा गांव मेरा गौरव ड्राइव जो है इसके अंदर फार्मर्स को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, नॉलेज और एडवाइजरीज जो है वो जारी करी जाएंगी। इसके अलावा जो साइंटिस्ट होंगे वो कांस्टेंट बेसिस पे टच में रहेंगे फार्मर्स के, उनसे मिलेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं, टेलीफोन के थ्रू भी उनसे बात कर सकते हैं, ताकि उनको टाइम टू टाइम नॉलेज, इन्फॉर्मेशन और एडवाइसेस दी जा सके। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट हो जाती है। आंसर आपका हो जाएगा मेरा गांव मेरा गौरव ड्राइव को लेकर। आंसर विल बी
सी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब एक्टिव रिवीजन हम शुरू करने वाले हैं, 2 मिनट के अंदर इसे करेंगे, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और लाइव आप कमेंट सेक्शन के अंदर उसके आंसर्स करेंगे। तो मैंने आपको ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन के बारे में बताया था। जल्दी से बताएं किस कंट्री से ये जो ओडीए हमें मिल रहा है। मैंने 15 साल का टाइम आपको बताया था। 0.65% इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये मिलेगा। मिलिट्री पर्पज के लिए इसे यूज नहीं किया जा सकता और इंटरेस्ट रेट काफी कम इसके ऊपर रहता है। कोविड-19 की वजह से जो वेलफेयर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज रुकी थी उसको स्टिमुलेट करने के लिए ये पैसा जापान के द्वारा दिया जा रहा है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था पॉलिसी रिव्यू को लेकर। ट्रेड पॉलिसी रिव्यू किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ या फिर किसी दूसरी आईएमएफ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक के अंदर? जल्दी से आंसर करिए इसका। इंडिया का जो रिव्यू है 2015 में हुआ था। देखा जाता है कि जो भी पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उनका एडेरेंस हो रहा है या नहीं, और डब्ल्यूटीओ के अंडर आता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था 5th शेड्यूल के स्टेट्स के बारे में। मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था। इसमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना आते हैं। कोई और स्टेट का नाम अगर आपको याद है तो वो बताएं, या फिर मैंने जो आपको याद रखने का तरीका बताया था वो सोच के बताएं। तो इसके अंदर ये 10 स्टेट्स हैं। 6th के अंदर ध्यान रखिएगा एएम टेम आता है। यहाँ पे सीएम जॉब करते हैं अपने हार्ट के लिए, ये ध्यान रखिएगा। इससे 10 के 10 स्टेट्स आपको याद हो जाएंगे। देन डिस्कशन हमारा हुआ था मंगोलिया के बॉर्डर को कौन कौन टच करता है, रशिया, कजाकिस्तान, चाइना। क्या कजाकिस्तान टच करता है, यस और नो? जल्दी से बताएं मुझे। तो यहाँ पे रशिया और चाइना तो टच करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कजाकिस्तान से 23 माइल्स का डिस्टेंस जो है वो देखा गया है। अभी रिसेंटली हम एक रिव्यू कर रहे हैं जिसमें स्टील और हाइड्रोकार्बन के ऊपर जो हमने अग्रीमेंट किए थे उसका रिव्यू चल रहा है इंडिया और मंगोलिया के बीच में। देन हमारा डिस्कशन हुआ था नेशनल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन फोरम को लेकर। किसने स्टार्ट किया है ये? एनजीटी ने, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट या मॉस्पी? तो ये स्टार्ट किया गया मॉस्पी के द्वारा। कौन कौन सी कंट्रीज जो है इस पर्टिकुलर जो हमारा ये एनसीएवीएस जो यूएनईपी का प्रोग्राम है इसमें शामिल हुई है? तो ब्राजील, चाइना, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको एंड इंडिया। ध्यान रखिएगा। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आया था जिसमें हमने स्नो लेपर्ड के बारे में बताया था। जल्दी से मुझे बताएं कंचनजंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट के अंदर लोकेट करता है? मैंने आपको ये भी बताया था। हेमिस कहाँ पे लोकेट करता है, किस यूटी के अंदर है? जल्दी से बताएं, ये भी बता सकते हैं। आयुसीएन के हिसाब से वल्नरेबल है, करेक्ट है। और हेमिस देखा था हमने लद्दाख के अंदर है, ठीक है। कंचनजंगा आपका सिक्किम के अंदर है। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन प्रवासी भारतीय दिवस। महात्मा गांधी कहां से आए थे 9 जनवरी को? जल्दी से बताएं कौन सी वो जगह थी, कौन सी वो कंट्री थी जहां से वापस आए थे, जिस याद में इसको मनाया जाता है 2 साल में एक बार। 2003 से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो आए थे कहां से? साउथ अफ्रीका से। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में मैंने आपको एक स्टेट का नाम बताया था जहां पे हाईएस्ट प्रेवलेंस है इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी की, वो बताया मुझे। और मैंने मेघालय, मणिपुर, अंडमान का नाम आपको बताया था जहां पे एनएमआर, आईएमआर, U5MR जो है वो इंक्रीज हुए हैं। देन द स्टेट नेम इज बिहार। चलिए, इसके बाद डिस्कशन हमारा हुआ था एक कमेटी को लेकर जो कि लद्दाख के ऊपर बनाई जा रही थी। जल्दी से नाम मुझे बताएं। तो ये थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम मिस्टर जी किशन रेड्डी। ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा लास्ट में डिस्कशन हुआ था मेरा गांव मेरा गौरव को लेकर। तो लॉन्च कब किया गया था तो मैंने आपको बताया। इसके अंदर किया क्या जा रहा है, क्या फार्मर्स इन्वॉल्व हैं, वुमेन इन्वॉल्व हैं, गांव इन्वॉल्व हैं, क्या है इसके अंदर मेजर पर्पस जो है वो प्लीज बताएं मुझे। तो लॉन्च किया गया 2015 के अंदर। फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का। इसमें साइंटिस्ट जो होंगे नॉलेज, इंफॉर्मेशन और एडवाइजरी जो है वो फार्मर्स को देंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो रिवीजन हमारी कंप्लीट होती है। आप मुझे बताइएगा जीरो कूपन बॉन्ड का क्या मतलब है, एक लाइन में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इफ यू वांट टू विन द फ्री पीडीएफ। और मेंस का जो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, जो हमारा दूसरा नेटमॉक यूपीएससी का चैनल है, मैंने यहाँ पर पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 के कंसर्निंग जो डायरेक्शन वीडियोस हैं वो बना दिए हैं, जिसके अंदर 20 के 20 क्वेश्चन जो जीएस पेपर नंबर 1 के थे और जीएस पेपर नंबर 2 के थे उसके आंसर्स कैसे लिखने हैं उसके कंसर्निंग डायरेक्शंस मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी आप ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, गूगल करेंगे और उसके बाद मटेरियल को इकट्ठा करके आंसर करेंगे। तो ये जो पर्टिकुलर चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो दोनों वीडियोस जो मैंने आपको दिए डायरेक्शन वाले वो जरूर देख लीजिएगा। आज भी 2 वीडियोस जो हैं जीएस पेपर नंबर 3 और जीएस पेपर नंबर 4 को लेके इस पे अपलोड किए जाएंगे, उसके लिए भी प्लीज आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा जीएस पेपर नंबर 1 का, उसको आपको आंसर करना है रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री। इसको डिस्कस करना है 150 वर्ड्स के अंदर। इसका आंसर आप करिएगा और इसे ग्रुप के अंदर शेयर जरूर करिएगा। चलिए, जो लास्ट टाइम के विनर हैं तो सागर ने करेक्ट आंसर दिया। सागर आप मुझे बता दीजिएगा @prince_luthra पे कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर लिखिएगा जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। और जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी 10 बजे रात को, सो दैट यू कुड रिवाइज इट। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। हैव अ नाइस डे।